गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। जागृति क्लासेस जो लगातार पिछले 8 वर्षों से 10वीं और 12वीं बोर्ड में अद्भुत परिणाम दे रहा है, जिला मेरिट दे रहा है, जिले के टॉपर्स दे रहा है। अब जागृति क्लासेस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा यह है कि यहाँ पे जो भी वीडियो है आप जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर कई बार देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। जितना देखना है उतना देख सकते हैं। मान के चलो कोई टॉपिक एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा, वहीं स्टॉप कर दिया, थोड़ी देर रिलैक्स हुए, वापस देख लिया, तो ये इजी वे टू लर्न है। इसी कड़ी में 12वीं भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का अंतिम टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। लास्ट जो है अपना पिछला जो टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, और उससे पहले अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। तो ये दोनों के सूत्र मैं आपको बता देता हूँ पुनः, बार सूत्र देखोगे तो याद हो जाएगा। इसी कड़ी में आज पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा कोई विद्युत द्विध्रुव है, उस पर कुल बल कितना लग रहा है और कुल बल आघूर्ण कितना लग रहा है। बल तो आप समझ ही गए होंगे, बल आघूर्ण आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, बल आघूर्ण भी आपको पता है। नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे वापस 11वीं का हर एक टॉपिक समझाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 11वीं में भली भांति नहीं पढ़ा, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अच्छे से दोहराएंगे। तो दो जो सूत्र है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुराने जो पिछले डेरिवेशन में पढ़े थे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। विद्युत क्षेत्र अक्ष पर कितना होता है? अक्ष पर होता है 2K मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, याद ऐसे ही रखना है, 2Kp/r3, और K का मान आपको पता होना चाहिए। और E जो है निरक्ष पर, ये सूत्र याद होना चाहिए भाई। E जो निरक्ष पर है वो कितना होगा? वो होगा माइनस का Kp/r3। ये जो दो सूत्र है, ये सूत्र आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। क्या जाने चाहिए भाई? छप जाने चाहिए भाई, ध्यान रखना। दिमाग में सूत्र तो याद होने चाहिए। सूत्र याद होंगे तभी न्यूमेरिकल याद हो पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो पहले बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चों देखो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हो तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं तिरछी हो ऐसे, तो ये असमान, ये एक समान है। ध्यान रखना, जब भी एक समान की बात करो समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगी। और असमान कब होगा? जब इस प्रकार होगा। ये किसी बिंदु आवेश के कारण असमान विद्युत क्षेत्र होता है पास में, और अनंत पे जाने पे ऐसा हो जाता है। किसी बिंदु आवेश के पास में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? असमान। दूर जाने पर रेखाएं कैसी हो जाती है? समांतर, या एक समतल आवेशित चादर के कारण भी विद्युत क्षेत्र, समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो कैसी होती है? एक समान होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या चाहिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समतल आवेशित चादर चाहिए, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा। तो एक समान मतलब आपको पता है सब जगह समान है। इसमें क्या है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, दूरी बढ़ते पे विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा? बीच में, क्योंकि रेखाएं ऐसे फैल जाएगी तो रेखाओं का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम। तो ये एक समान और असमान विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों देखो, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैंने सब समझाने के हिसाब से बताया है। और फिर भी अगर आपको रखना है तो इसको रख भी सकते हैं आप। एक बार से इसको थोड़ा सा छोटा करके और ऊपर यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है? काम का नहीं है पर ठीक है, भी किसी को देखना है थोड़ी देर के लिए देख लेना, बाद में हटा देना। तो ये अपने एक समान विद्युत क्षेत्र E बनाया, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा, प्लस यहाँ रखा, माइनस यहाँ रखा। क्लियर? और A प्लस वाला बिंदु हमेशा आपको पता है क्या होता है? A। क्लियर? और दूसरा वाला क्या होता है? B। कुछ भी ले सकते हो पर आपको ध्यान रखना A प्लस ग्रेड आना चाहिए भाई। A प्लस आना चाहिए, मतलब प्लस आवेश हमेशा A पर होगा, दूसरा वाला माइनस पे होगा। आप हमेशा ये याद रखना। कुछ भी रख सकते हो, P भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ताकि अपन पेपर में गलती नहीं करें। क्योंकि प्लस माइनस को जैसे बदलोगे तो थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, आंसर उससे भी आएगा लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए देखिए कि अगर ये प्लस है, प्लस आवेश है, सुनिएगा ध्यान से, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये जो है E के साथ, ये विद्युत क्षेत्र E है, E के साथ ये जो है
क्या नाम है, विद्युत द्विध्रुव, ये थीटा कोण बना रहा है। और आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है, तो मैं इधर विद्युत द्विध्रुव की दिशा भी बना लेता हूँ पी। और ये देखो मेरी बात सुनो, इसको थोड़ा सा अलग बनाते ताकि यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं हो। ठीक है, क्या बनाते देखो, मैं थोड़ा सा, ये डायग्राम अलग है, इसको थोड़ा सा अलग बनाता हूँ। इसके समांतर पी की दिशा भी यही होगी, देखो ध्यान से, और ई की दिशा ये है, तो पी और ई के बीच में कौन कितना हुआ, थीटा। पी की दिशा ये क्यों हुई बताओ, पी की दिशा ये क्यों हुई, ई की दिशा ये क्यों हुई, ई की दिशा तो ये है ही, और पी की दिशा ये क्यों हुई, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ पी की दिशा होती है। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा याद कर लो भाई, विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो इसकी दिशा ये हो गई पी की, ई की ये होगी, दोनों में कौन, थीटा है। क्लियर। अब क्या है, इस पे जो बल लगेगा, पहले चित्र समझ लो, भली चित्र ही समझना होता है फिजिक्स में, चित्र की बड़ी प्लस है और ई है, तो आपको पता है कि धनात्मक आवेश पर सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है। तो इधर बल लग रहा है कितना, क्यू ई, कितना लग रहा है, क्यू ई। इस बल को मैंने बोल दिया F1, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ई बोल दिया। इस पर आवेश जो है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस आवेश है, और माइनस आवेश पर सदैव बल, याद रखना, माइनस आवेश पर सदैव बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। धनात्मक आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, धनात्मक आवेश पर बल, कोई धनात्मक आवेश और किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धनात्मक आवेश रखा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही धनात्मक आवेश पर बल लगेगा। और वहीं पे उस विद्युत क्षेत्र में कोई ऋणात्मक आवेश रखा है, तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। क्योंकि विपरीत दिशा में क्यों लगेगा, क्योंकि उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। उस आवेश का चिन्ह क्या है भाई, माइनस है। क्लियर। तो आप इस तरह से इसकी दिशा मैंने बना ली, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं दिशा अपने आप में बताता हूँ, मैं सिर्फ लेता हूँ परिमाण। तो अब F2 कितना हो जाएगा इधर, QE। मैंने माना, मेरे को क्या पता क्या आएगा, पर हाँ अब दोनों बराबर आ गए। पर आप ध्यान रखिए कि F1 की दिशा उधर है और F2 की दिशा इधर है। परिमाण में तो दोनों समान है, दोनों QE है, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है भाई। आओ प्यारे बच्चों इधर शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए पहले अपन देखते हैं इसकी कहानी लिखते, क्या लिखते हैं, कहानी बेसिक। तो मैंने आपको बताया हमेशा कि विद्युत द्विध्रुव का सवाल आए तो एक लाइन की विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख ली। अब उसके बाद ये चित्र है, आपको कुछ लाइनें छोड़ के चित्र बनाना है। अब शुरुआत कैसे करनी है, आज मैं लैंग्वेज भी लिखवा देता हूँ इसकी, कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक विद्युत द्विध्रुव AB चित्रानुसार थीटा कोण पर, प्यारे बच्चों देखो जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे थीटा कोण किसके बीच में क्या है कैसे, तो आप क्या करो, उसको चित्रानुसार पे डाल दिया करो। तो मतलब आप चित्र के अनुसार कर रहे हो, तो सामने वाले को आप बता रहे हो कि भाई चित्र देख लो, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग। तो आपने ले लिया कि चित्रानुसार थीटा कोण पे स्थित है, भाई थीटा कोण पे स्थित है, ठीक है। बिंदु ए व बी पर क्रमशः आवेश प्लस Q तथा माइनस Q अवस्थित है या स्थित है, कुछ भी लिख सकते हो। तो आपने देख रहे हैं प्लस A पर प्लस Q और A पर प्लस Q और B पर माइनस Q आवेश है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो प्लस Q और इधर लिख दो माइनस Q, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया भाई, ये हो गया, थीटा कोण पे स्थित हो गया, ये हो गया। क्लियर। अब क्या है, प्लस Q आवेश पर बल F1 बराबर QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा
माइनस क्यू आवेश पर। देखो जो चित्र में लिखा वही लिख रहा हूँ मैं, रटना नहीं है। देखो चित्र तो याद करना पड़ेगा भाई, मैं क्लियर कह रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका सिस्टमेटिक है। मैं कैसे, मैंने आपको चित्र बता दिया, चित्र दिमाग में सेट कर लो। अब चित्र जो बनाया है मैंने वही कहानी लिख रहा हूँ। अब उसमें एक आधी लाइन छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर बल F2 बराबर क्यू ई, बल का परिमाण तो क्यू ई है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्यरत है। क्लियर? ये हो गया भाई, ये अपन ने कहानी लिख ली, ये कहानी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा चित्र। पहले कहानी फिर ये चित्र बनाना, पहले आपको चित्र है 4 लाइनें, 2 लाइनें छोड़ के, मान के चलो लाइनें कम छोड़ी है तो कुछ नहीं, चित्र के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अब है इस विद्युत द्विध्रुव पर नेट कुल बल, अतः विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल, बल क्या होगा, एफ नेट, ध्यान से सुनना, एफ नेट होगा F1 सदिश में F2 सदिश में। क्या रखेंगे, मान रखने पर, मान अपने को पता है, अपने लैंग्वेज में लिख लिए मान। ये जो मान है आप लैंग्वेज, देखो मेरी बात सुनो, ये जो मान है आप क्या कर सकते हो, आप F1 F2 के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप ये जो मान है लैंग्वेज में भी लिख सकते हो या समीकरण में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लैंग्वेज में लिख दिया, समीकरण 1 हो गई। पहले लिखते तो समीकरण 1 समीकरण 2 और ये समीकरण 3 हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एफ नेट बराबर F1 का मान कितना है, क्यू ई सदिश है, ध्यान रखना, तो प्लस क्यू ई, इधर प्लस एक्स है, और प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। सदिश ले रहे तो क्या है, परिमाण तो क्यू ही है, लेकिन दिशा तो दोनों की विपरीत है, तो माइनस होना ही है। कुल मिला के आंसर क्या आएगा, एफ नेट बराबर 0। इस अवस्था में कुल बल कितना होगा, 0। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि आप, सीधी सी बात है, एक वस्तु पर क्यू ई बल इधर लग रहा है, दूसरे पे उसी पे क्यू ई बल इधर लग रहा है, तो उस पर नेट बल कितना हो जाएगा भाई प्यारे बच्चों, नेट बल हो जाएगा 0। लेकिन ध्यान रखना, अपन ने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, नेट बल 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु मूव नहीं कर रही है। नेट बल 0 है, इसका मतलब वस्तु घूर्णन भी कर सकती है, बलाघूर्ण लग सकता है, घूर्णन कर सकती है। जैसे पंखे की प्रत्येक जो ताड़ी होती है, ताड़ी बोलते हैं, पंखे की प्रत्येक ताड़ी पे जो है बल समान लगता है, तो पंखा एक ही जगह पे स्थिर रहता है लेकिन वो घूमता है। घूमता क्यों है, घूमता घूर्णन के कारण है, और घूमता घूर्णन के कारण है, और घूमता जो भी है और घूमता है घूर्णन के कारण, उसके पीछे बलाघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, क्या होता है, बलाघूर्ण। तो अब अपन इसी टॉपिक पे बलाघूर्ण की बात करेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम यही है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल, तो बल तो आगे 0, बलाघूर्ण। तो अब बलाघूर्ण की बात करेंगे, ठीक है। चूंकि विद्युत द्विध्रुव पर बल समान तथा विपरीत दिशा में बल समान परिमाण व विपरीत दिशा में होने के कारण साथ के साथ लिखते भी जाओ, दिशा में होने के कारण याद रहता है उसे, परस्पर निरस्त हो जाते हैं। लेकिन उन बलों की क्रिया रेखा भिन्न होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करता है भाई, बलाघूर्ण कार्य करता है। चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, बलाघूर्ण कार्य करता है। क्या कार्य करता है भाई, बलाघूर्ण। तो देखिए क्या कहना चाहता है, ये भी देखिए। इसने कहा कि भाई बल जो है समान परिमाण में है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए बल तो 0 है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा भिन्न है। तो प्यारे बच्चों क्रिया रेखा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा।
देखो इस बल ये लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा कौन सी है, ये है। ये देखो मार्कर अलग ले लो ताकि आपको समझ में आए। हाँ ये ले लेता हूँ। देखो इसकी क्रिया रेखा ये है, दिख रही है आपको, मतलब इस रेखा पर काम करता है। क्रिया रेखा मतलब बल जिस रेखा पर काम करता है, जिस रेखा पर कार्यरत होता है। क्रिया रेखा वर्ड देखिए, क्रिया रेखा देखो क्रिया रेखा क्या होती है, ध्यान से देखिए। क्रिया रेखा वह रेखा होती है जिस रेखा पर बल कार्य करता है। क्रिया रेखा, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्रिया रेखा वह रेखा होती है जिस रेखा पर, क्रिया रेखा वह रेखा होती है जिस रेखा पर बल कार्य करता है। तो आप देखिए कि इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, दिख रही है आपको। तो इन दोनों की क्रिया रेखाएं क्या है बेटा, भिन्न है। इन दोनों की क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है। अगर इसकी दोनों की, इसकी देखो मेरी बात सुनना, अगर इस पे ये बल इधर लग रहा होता और इस पे बल इधर लग रहा होता तो आप देख रहे हो कि इसकी क्रिया रेखा एक ही होती। जब क्रिया रेखा एक ही होती है, सुनना, क्रिया रेखा जब एक ही होती है तो बलागुण कार्य नहीं करता है। सुनना, मैं वापस यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं एक बार आपको समझा दिया, एक बार देख लो। मैं ये डैश डैश हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अलग से लिख भी रहा हूँ, नोट करा रहा हूँ। क्रिया रेखा भिन्न तो क्या कार्य करेगा, बलागुण कार्य करेगा। और क्रिया रेखा समान, अभी उदाहरण से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिया रेखा अगर समान है तो बलागुण कितना होता है, शून्य। बलागुण क्या होगा, शून्य। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये लिखना नहीं है डेरिवेशन में, सर मैंने समझाने के लिए बताया, एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ। तो प्यारे बच्चों अब मेरी बात को सुनिए। ये मार्कर है, दिख रहा है आपको, देखिए समझाता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। इस मार्कर के लंबवत कोई बल इधर कार्य कर रहा है, सुनना। देखो इस मार्कर पे एक बल मेरी तरफ काम कर रहा है इधर और एक बल आपकी तरफ काम कर रहा है, तो क्या होगा, सुनिए। एक बल इधर कर रहा है, एक बल इधर कर रहा है, तो क्या होगा, घूमेगा, बलागुण हो गया या बल युग्म हो गया। या इस पे भी बल लंबवत लगेगा। बात देखो, इस पे बल ऐसे लग रहा है, इस पे बल ऐसे लग रहा है, तो देखो इस पे बल ये क्रिया रेखा हो गई इसकी, और इधर मेरी तरफ बल लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा ये होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वस्तु है, सुनना, इस पे एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, सुनिएगा, तो इन दोनों की क्रिया रेखा ये और ये हो गई। ध्यान से देखना, तो दोनों की क्रिया रेखा भिन्न है, अतः ये घूर्णन करेगा भाई, ये घूर्णन करेगा। और सुनिएगा, और वहीं ये वस्तु जो है, इस पे एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो आप मान के चलो इस पे मैं एक बल इधर लगाऊं, एक बल, तो घूमेगा क्या, ये फैल जाएगा, घूमेगा नहीं। इस पे एक बल इधर लगाऊं और एक बल इधर लगाऊं, तो ये क्या होगा, ये घूमेगा नहीं। आप भी समझदार हो, करके देखो, आपके पास पेन है, पेन पे एक बल इधर लगा के देखो, एक बल इधर लगा के देखो, पेन घूमेगा कि नहीं। लेकिन पेन पे ऐसे बल लगाएंगे लंबवत या किसी एंगल पर, लंबवत लगाएंगे तो मैक्सिमम आएगा किसी भी एंगल पे, अगर एंगल पे लगाओगे तो ये घूमेगा। तो ध्यान से देखिए, इस छड़ पे मैंने लंबवत बल लगाए तो ये घूमेगा, ये घूर्णन करेगा, कैसे, ऐसे घूमेगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, घूमेगा। लेकिन अगर मैं इस पे बल ऐसे लगाऊंगा, F1 F और F, तो ये घूमेगा नहीं। ये अपन ने 11वीं कक्षा में पढ़ा था बेटा, ध्यान से 11वीं कक्षा में पढ़ा था, तो मैं इस टॉपिक को भी इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 11वीं का टॉपिक है, मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ घूमेगी कैसे। क्रिया रेखा भिन्न होती है तभी बलागुण कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक देखो बेटा, दिमाग में सेट करने की कोशिश करो, रटना नहीं है, अपने को समझना है। अभी थोड़ी कठिनाई हो भी सकती है, तो आप यार आगे के चैप्टर आसान, रटना है तो अभी मैं इसको खत्म कर देता, मैं 11वीं की चीज़ क्यों बताता। अपने को आगे चलना है, आगे चलना है, अपने को आगे भी बलागुण आएगा, तब अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा चलो 11वीं में नहीं पढ़ा पर 12वीं में तो पढ़ रहे हैं। 11वीं का मैंने वापस बता दिया, 12वीं का बता दिया, अब आगे 2 डेरिवेशन और आएंगे बलागुण के, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो क्रिया रेखा भिन्न होगी तो बलागुण कार्य करता है, ये ध्यान रखना भाई। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि चीज़ घूमती कैसे है। निश्चित रूप से इस पे बल इधर लगेगा, इस पे बल इधर लगेगा, दोनों की क्रिया रेखाएं अलग है, तो ये क्या करेगा, ये प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा, घूमेगा भाई। बल लगाएगा, बल लगाते लगाते विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। तो अब विद्युत द्विध्रुव कैसे हो जाएगा, इस अवस्था में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे, माइनस इधर हो जाएगा पूर्णतः और प्लस पूर्णतः इधर हो जाएगा।
क्लियर? तो ये घूम रहा है। अब अपन अगली स्लाइड में चलते हैं, बलाघूर्ण पर। बलाघूर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों? बलाघूर्ण होता है, सुनना, परिभाषा सुनना, बल इनटू बलों के मध्य या बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के मध्य बीच की एक ही बात है, पर अपन बीच याद करें। बलों के बीच की कौन सी दूरी भाई? ये ध्यान रखना, लंबवत। घूर्णन वाले सब चैप्टर में मैक्सिमम दूरी जो है लंबवत दूरी। लंबवत वर्ड बड़े काम का है, यहाँ ध्यान रखना। दूरी कौन सी? लंबवत। ये वर्ड देखो बड़े काम का है। अपन हल्के में ले लेते कि हाँ अच्छा बलों के मध्य की दूरी, दूरी नहीं, कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। दूरी तो कुछ भी हो सकती है भाई, तो कौन सी दूरी भाई? लंबवत दूरी। तो बलाघूर्ण को क्या कहते हैं? ताऊ, है ना? काका ताऊ, तो ताऊ बोल दो या टाऊ बोल दो, एक ही बात है। टाऊ बोल दो या ताऊ बोल दो, बोलना अपने मन में ही है, पेपर में मत लिखना इसे ताऊ कहते हैं, इसे चचा कहते हैं, ऐसे नहीं लिखने। बल, बल कितना है? F, कोई भी ले लो, F1 ले लो, एक बल। और बलों के मध्य की लंबवत दूरी ये निकालनी अपने को। बल तो कोई एक, दोनों बराबर है तो कोई एक बल ले लेंगे, ठीक है? तो बलाघूर्ण क्या होता है? बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब आ जाओ पुनः चित्र पे। अब लंबवत दूरी कैसे चाहिए? एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो लंबवत दूरी कैसे होती है बताओ? एक से दूसरे रेखा पे लंब डालते हैं, तो देखो लंबवत दूरी क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। लंबवत दूरी क्या होगी? इससे मैंने यहाँ पे शेप ले लेता हूँ, इससे समझ में आएगा। हाँ, इससे मैंने क्या किया? इस रेखा पे लंब डाला। अब देखो एक इधर है, एक इधर है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी यही हुई ना। ये दूरी लंबवत दूरी नहीं है। और देखो विद्युत द्विध्रुव के बीच अपन ने एक चीज़ अब जरूरत पड़ी है तो अपन लिख भी लेते हैं साथ में। विद्युत द्विध्रुव है तो उसके बीच की दूरी क्या होगी? डी, सेंटर ओ, और ये दूरी क्या? डी। क्लियर? विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2D अपने को पता है, जरूरत पड़ रही वैसे वैसे अपन करते जा रहे हैं। तो अपन ने क्या किया? इन दोनों बलों के बीच की, ये देखो एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ये एक से दूसरे पे लंब डाला, दूसरी रेखा पर। एक क्रिया रेखा से दूसरी क्रिया रेखा पे लंब डालते हैं तो वो लंबवत दूरी आ जाती है। क्लियर? अब इस चित्र को गौर से देखिए बच्चों, ये दूरी डी ओ डी है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो निश्चित रूप से ये कोण भी थीटा होगा। और ये जो लंब डाला इस बिंदु को मैंने बोल दिया सी। क्लियर? मैंने इस बिंदु को क्या बोल दिया? सी। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2D है, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा के पास वाली भुजा कॉस थीटा होती है, आपको पता है, तो ये भुजा हो जाएगी 2D कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो बार बार पढ़ाने से दिमाग में सेट हो गया कि जब भी एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में घटक लेते हैं तो क्या होता है? घटक समकोण पे ही होते हैं। तो 2D भुजा है टोटल, 2D और थीटा इसके पास की कोण है, तो ये कितना हो जाएगा? 2D कॉस थीटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2D का साइन थीटा। अब अपने को तो लंबवत दूरी चाहिए, मतलब AC चाहिए, तो ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, पर बना दिया, पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान रखना। कॉस थीटा मत लिख देना। तो अपन ने ये AC जो है 2D साइन थीटा आ गई और अपना डेरिवेशन भी हो गया। तो देखिए लंबवत दूरी क्या है? अभी अभी देखा अपन ने AC, समीकरण 1। चित्र से AC बराबर कितना है? 2D साइन थीटा, तथा F1 बराबर कितना है? QE। रखने पर सीधा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप घटा बढ़ा सकते हो। टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा बेटा? टॉर्क बराबर हो जाएगा QE और AC है 2D साइन थीटा, चूंकि आप जानते हो Q इंटू 2D बराबर P होता है। रखने पर सीधा लिख दो, रखने पर, चूंकि फिर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। Q 2D बराबर P रखने पर तो हम रख देंगे टॉर्क बराबर E। देखो क्या क्या हटाया? Q 2D ये पूरा हटा दिया, तो इसकी जगह क्या लिख दिया? P, और क्या आया? साइन थीटा। देखो भाई Q इंटू 2D ये पूरा का पूरा क्या है? P है। क्लियर?
या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई का साइन थीटा, एक ही बात है, ई पी साइन थीटा या पी ई साइन थीटा। अब क्या है, आपको पता है साइन थीटा, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट याद करो, क्या याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन में आपको पता है ए क्रॉस बी होता है, तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, अरे होता है कि नहीं होता, ए क्रॉस बी बराबर परिमाण में क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और जहाँ पे ए बी साइन थीटा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी, क्या जाता है, ए क्रॉस बी। तो ध्यान से देखिए, एक क्रॉस गुणन का मैंने कौन सा बताया, और पीछे एन कैप लगता है, लंबवत दिशा होती है, उससे इतना ध्यान में, ये लंबवत दिशा होती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए बी साइन थीटा, तो आप निश्चित रूप से ए बी साइन थीटा को लिख सकते हो पी क्रॉस ई, क्या लिख सकते हो, पी क्रॉस ई, ये अपना आंसर आ गया भाई। टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, अपना उत्तर आ गया भाई। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, अपना उत्तर आ गया। यहाँ तक किसी को तकलीफ हो तो देखिए, ये अपना उत्तर है। अब इसके विभिन्न केस लेंगे और एक चित्र से पुनः भी समझाऊंगा मैं आपको, पर यहाँ तक आप ध्यान रखो, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई। क्लियर है भाई यहाँ पे? क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से आ गया। अब देखिए, यहाँ टॉर्क, यहाँ बलागुण, टॉर्क की दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम, या दाहिनी हथेली का नियम, या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ नियम से ज्ञात की जा सकती है। अरे यार, ज्ञात की जा सकती है। देखो भाई, तो इसकी जो दिशा है दक्षिणावर्त पेच नियम, दक्षिण मतलब दक्षिण और दाहिना याद रखना, दद्दा, देखो तो ये द ये कुछ भी आए, और मैक्सिमम ये दक्षिण दाहिना, ठीक है, यही काम आता है, ये ध्यान रखना। और इसको क्लियर, तो इसको ध्यान रखना, दक्षिण हस्त आ जाए, दाहिना दायां हाथ आ जाए, और राइट हैंड आ जाए। क्लियर? तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करेंगे दादर, ठीक है भाई, दादर और नागर हवेली सुना होगा ना। देखो, दाहिने हथेली के नियम आ जाए, दक्षिण हस्त नियम आ जाए, या राइट हैंड रूल आ जाए, राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल, कुछ भी आ जाए, तो ये सब मैं आपको, इससे आप ये निकाल सकते हो। और अपने देखो, दाहिनी हथेली से ही सारा हो जाएगा, तो अपने को बायां हाथ तो यूज ही नहीं लेना, ये ध्यान रखना, बायां हाथ का भी यूज नहीं लेना है। तो अपन इसको याद रख सकते हैं, दाहिने वाला कुछ भी हो तो उससे हो सकता है, दक्षिण हस्त कहे तो भी वही बात है, और राइट हैंड कहे तो भी, तो ये क्या हो गया, दादर। क्लियर? याद कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिशा निकालना भी बताता हूँ मैं आपको, एक बार इसको दिमाग में बिठाओ भैया आप, जल्दी से बिठाएं, फिर इसके मैं केसेस भी बताता हूँ, दिशा भी बताता हूँ। तथा इसकी दिशा P तथा E के तल के, P तथा E के तल के सदैव लंबवत होती है। कैसे होती है भाई, सदैव लंबवत होती है, मतलब P और E जिस तल में होंगे उसके लंबवत होगी इसकी दिशा। P और E जिस तल में होंगे
P और E जिस तल में होंगे उसके सदैव लंबवत होगी इसकी दिशा। सीधी रेखा आ गई लगभग, ठीक है। अब इसके क्या करते हैं अपन, केसेस देखते हैं, फिर चित्र से मैं समझाता हूँ दिशा कैसे निकालते हैं। पहले देख लेते हैं विशेष स्थितियां। मैं तो एक चार्ट बना के बता रहा हूँ, आपको ऊपर से नीचे लिखना, ठीक है। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां कैसे आएगी, ठीक है। पहला, जब P व E के बीच जब P व E के बीच, दूसरा, जब P व E के बीच, और तीसरा, जब P व E के बीच, ठीक है। अब करते हैं रेड से। थीटा बराबर हो 0 डिग्री, थीटा बराबर हो 90 डिग्री, और थीटा बराबर हो 180 डिग्री। तीनों केस, कभी भी कोई भी फाइनल फॉर्मूला थीटा में आए, जैसे थीटा में आया है, तो आप क्या करो, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, या इसको लिख दो पी ई साइन थीटा। अब पी ई साइन थीटा से थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा 0, 90, 180, तीनों केस भी ले सकते हो, दो केस भी ले सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है वैसे ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, टॉर्क बराबर पी ई साइन 0, ये आ जाएगा, क्लियर। तो अब मैं पहला एक केस करता हूँ, जब जीरो, दोनों जीरो हो तो क्या हो जाएगा, चूंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, इसलिए टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। अब आ जाएगा टॉर्क बराबर पी ई साइन 90 डिग्री, चूंकि 90 डिग्री जो होता है साइन का, चूंकि साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, इसलिए टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई और 1, दैट मीन टॉर्क बराबर हो जाएगा पी ई। तीसरा, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन 180, ध्यान से देखिएगा, चूंकि साइन जो 180 होता है वो आपको पता होना चाहिए वो 0 ही होता है, इसलिए टॉर्क निश्चित रूप से क्या आएगा, 0। तो ये दो स्थितियां, शून्य बलाघूर्ण की स्थितियां हैं। 0 और 180 डिग्री पे बलाघूर्ण क्या होता है, यह, और यह जब पी मैक्सिमम होगा, यह अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति है, यह अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति है, यह शून्य बलाघूर्ण की स्थिति है, और यह शून्य बलाघूर्ण की स्थिति है। तो प्यारे बच्चों अपन ने क्या देखा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम तो बोर्ड पे देना होता है, मैं इधर आके ज़्यादा फालतू की बातें करूँगा तो बोर्ड पे लिखेगा कौन, ऐसा तो यानी मार्केट चलता जाएगा। तो लिख लिख के समझाना मेरे हिसाब से पीपीटी से बेहतर है, और आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दी। तो विशेषतः जब टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा है, तो थीटा की विभिन्न स्थितियाँ ले ली, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180, तीनों का साइन का मान साइन 0 है तो ये वैसे ही 0 होना पता है, साइन 180 0 है तो ये 0 ही होना है, तो ये दोनों 0 की स्थितियाँ हैं। और साइन 90 1 होता है, 1 रखा तो टॉर्क ये मैक्सिमम या अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति है। इस तरह से इसकी विशेष स्थितियाँ भी अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद अब मेरे को एक दिशा बताना आपको सिखाना है, उसके अलावा ये पूर्ण तरह से डेरिवेशन जो है ये समाप्त हो गया है, पूर्ण तरह से
डेरिवेशन जो है ये समाप्त हो गया है। इसके साथ अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि शून्य बलाकोण की स्थिति है तथा यह स्थायी साम्यावस्था को दर्शाती है। इसको दर्शाती है स्थायी साम्यावस्था को, और स्थिति है तथा यह अस्थायी साम्यावस्था को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? अस्थायी साम्यावस्था को दर्शाती है। स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था क्या है ये भी बता देता हूँ। ये स्थायी साम्यावस्था को दर्शाती है, यह अस्थायी साम्यावस्था को दर्शाती है, और यह उदासीन को कह सकते हो। स्थायी क्या होती है? देखो चित्र पे आते हैं, चित्र से समझते हैं बेटा। प्यारे बच्चों इधर देखिए, स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था क्या होती है। पहले तो मैं इसकी आपको बलाकोण की दिशा बता दूं, तो ध्यान से देखिए। P की दिशा इधर है, सुनना, P की दिशा इधर है, E की दिशा इधर है। P की दिशा इधर है, E की दिशा इधर है, ये दिख रहा है आपको। तो इसमें मेरे को आपने अभी देखा P क्रॉस E, क्या देखा सूत्र? P क्रॉस E, आपने क्या देखा सूत्र? टॉर्क बराबर P क्रॉस E, ये आपने देखा, अभी देखा। मतलब P को क्रॉस करना है E से, तो आपको पता है कि ये हथेली है। मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये एक नियम बता रहा हूँ, एक से सब हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा जैसे आपको करना हो। ये सदिश अगर दिया हुआ है तो पहले सदिश पे ये रखा, दूसरे की तरफ उंगली मोड़ी, अंगूठा तीसरे की दिशा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। और मान के चलो अगर कभी कभी उंगलियां नहीं मुड़ रही हो तो हथेली भी रख सकते हैं, क्लियर। कभी कभी ये वाला हिस्सा भी रख सकते हैं। पहले सदिश पर ये वाला हिस्सा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कठिन है, देखिए। दूसरा ये हिस्सा, तीसरा ये हिस्सा, कोई भी हिस्सा पहले पे रख के दूसरे की तरफ उंगलियां मोड़िए। पहला मान के जो ये रख के देखिए, उंगलियां मुड़ रही है, दूसरे की तरफ नहीं मुड़ रही तो हथेली रख के देखिए, फिर उंगलियां मोड़िए दूसरे की तरफ, और फिर भी नहीं मुड़ रही तो ये हिस्सा रख के देखिए। उंगलियां मुड़नी चाहिए दूसरे वाले की तरफ। तो देखो इस चित्र में, इससे पहले मैं आपको A क्रॉस B समझाता हूँ, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा मान के चलो ये A सदिश है और ये B सदिश है, क्लियर। दूसरे में मैंने कह दिया, मैंने कहा ये भाई A सदिश है और ये B सदिश है। आपको पता है उंगली हमेशा न्यून कोण पे मोड़ी जाती है। तीसरे में मैंने आपको कह दिया ये A सदिश है और B सदिश कहाँ है? अंदर की ओर है, अंदर की ओर, ठीक है। चौथा सदिश मैंने कह दिया कि B सदिश बाहर की ओर है और A सदिश इधर है। ऐसा भी कर सकता हूँ। आपको पता है ये क्या है? क्रॉस का मतलब आप याद रखो, आगे भी पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये सदिश अंदर जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? अंदर। और बिंदु का मतलब है अंदर से क्या आ रहा है? बाहर, क्योंकि ये 3D है, बाहर। तो ये चार स्थितियाँ देख लो, अभी आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये चार स्थितियाँ देख लो, चारों डायग्राम को मैं बड़ा कर देता हूँ, क्लियर। अपने को निकालना है C बराबर A क्रॉस B। ध्यान से देखिएगा भाई, मैं समझा रहा हूँ, ये सब कौन? थीटा है, थीटा है, इसमें 90 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यून कौन होना चाहिए? 90 या 90 से। देखो पहला है A क्रॉस B करना है, A क्रॉस B। तो देखो पहला है, मैंने हथेली रखी, तो B अंदर तो नहीं है, उंगलियां मेरी अंदर मुड़ सकती है, B तो अंदर नहीं है, B तो ऊपर है, तो मेरा हथेली वाला कॉन्सेप्ट फेल है। तो मैं अब ये रखूंगा, देखो A पे मेरी आ रही है और B की तरफ मेरी उंगलियां मुड़ रही है। देखो मैंने यहाँ से रखना है, सेंटर से, सेंटर इसका ये है, ये सेंटर है। मैंने कहा A क्रॉस B, अंगूठा बाहर, तो मतलब इसमें जो दिशा होगी A क्रॉस B की, वो कहाँ होगी? वो दिशा कहाँ होगी भाई? बाहर होगी। परिणामी की दिशा कहाँ होगी? बाहर, क्लियर भाई। परिणामी की दिशा बाहर होगी, मतलब आप बिंदु करके ऐसे कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ने वाले बिंदु पर बाहर की ओर। मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो C जो है उसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो A और B जिस तल में है उसके लंबवत हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भाई। तो ये आसान है, देखो क्या है, जिस तल में P और E है उसके लंबवत होगी। तो आप ये बताइए कि जिस तल में P और E होगा तो उसके लंबवत क्या होगा? या तो बाहर होगा या अंदर होगा। देखो अभी समझाने की कोशिश करता हूँ।
क्रॉस गुणन में जो भी परिणामी सदिश होता है वो हमेशा तल के लंबवत होता है। क्या होता है? तल के लंबवत। तो देखो ये एक तल है, बोर्ड, मेरा एक व्हाइट बोर्ड, ये जो डिजिटल बोर्ड है ये क्या है? प्लेन है। तो ये इस तल में है, तो इसका परिणामी या तो बाहर होता है या अंदर होता है। इतना तो मुझे पहले ही पता था। तो अब सदम ऐसे सवाल जब आते हैं तो बड़ा मजा आता है कि अच्छा ये तल में जिस तल की बात कर रहा है उसके लंबवत ही होगा, या तो अंदर होगा बाहर होगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो कोई आपको कहता है आई क्रॉस के, तो आप निश्चित रूप से हो जाओ कि या तो ये जे होगा प्लस का या माइनस का, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। कोई कहते आपको आई क्रॉस जे, तो आप निश्चित हो जाओ या तो ये प्लस का के होगा या माइनस का के होगा। ये तो दो ही ऑप्शन बचेंगे। 50-50 ऑप्शन तो आपको ऐसे मिल जाता है क्रॉस गुणन में। करने में कठिन लगता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं। अब आपको पता है दो, एक प्लस के में देंगे, एक माइनस के में देंगे, एक प्लस आई में देंगे और एक माइनस जे में देगा मान लिया। तो आपको समझ में आ गया कि आई और जे जिस तल में है उसके लंबवत तो सिर्फ के ही होता है। तो यही दो हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। फिर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के आप हल भी कर सकते हो। आ जाइए इस पे, ये एक तल में है तो निश्चित रूप से एक तल में है तो इसका जो परिणामी है या तो बाहर होगा या अंदर होगा। इस बोर्ड के अंदर होगा या बाहर की ओर होगा आपकी तरफ। तो मैंने कहा ए क्रॉस बी, तो मैंने हथौड़ी रखी, अंदर उंगलियां मुड़ नहीं रही, बी तो नीचे है। तो मैंने कहा ऐसे रखी ए, ऊपर बी है नहीं, तो ये भी गलत। देखो मैंने ए पहले वाले सदिश पे हाथ जाना चाहिए, सेंटर से ए बी, बी तो नीचे है पर मेरी उंगलियां नीचे नहीं मुड़ सकती ना, ऊपर मुड़ सकती है। ऊपर का क्या करे, बी ऊपर है ही नहीं। तो मैंने हथेली रखी, मैंने कहा ए बी, बी तो अंदर है ही नहीं, अंदर मेरी उंगलियां तो अंदर मुड़ सकती है। चलो फिर तीसरा मैंने कहा था आपको ये वाला पोर्शन, ये कौन सा, ये वाला ध्यान से देखना। मैंने कहा ए बी की तरफ मेरी उंगलियां मुड़ रही है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है मेरा, अंदर। अंगूठा जब अंदर जा रहा है तो ये हो गया बेटा क्रॉस। सी की दिशा इस बार क्रॉस अंदर की ओर। अब आ जाइए बेटा यहाँ पे, ए इधर है बी अंदर है। तो मैंने कहा भाई ए बी अंदर है, मुड़ गई, अंगूठा कहाँ है, ऊपर। तो इससे जो अब सी की दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, ऊपर की ओर, परिणामी की दिशा। अब इसमें करो ए क्रॉस बी, मैंने किया ए पे हाथ लेके गया, बी अंदर, अंदर तो नहीं है बाहर है। मैंने कहा ए बी ऊपर तो नहीं है, उंगलियां मेरी ऊपर मुड़ रही है। तो मैंने कहा अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अभी हथेली को ऐसे कर देता हूँ, ए बी की तरफ उंगलियां बाहर की ओर मुड़ रही है। देखो मैंने क्या किया, ए प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाथ ऐसे पड़ा रहेगा ना तो नहीं होएगा हल, ध्यान रखना, ठीक है। ये घुमाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम हॉल में भी करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ए बी बाहर की ओर है, मेरी उंगलियां बाहर की ओर आ रही है, तो अंगूठा कहाँ है, नीचे। तो डेट मीन्स सी की दिशा नीचे होगी। तो देखो ए पे जाना चाहिए क्रॉस बी, इससे दिशा आती है। फिर भी नहीं आए तो मेरे को बताना, थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन ये 11वीं का टॉपिक है, फिर भी मैंने इसमें पूर्ण समय देके 12वीं के हिसाब से इसको कवर किया है। स्थायी जो संतुलन है वो बताता हूँ। स्थायी संतुलन क्यों है मैं ये बता देता हूँ। देखो स्थायी संतुलन क्यों है, देखिए मैंने कहा भाई विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तीन हो गए, ठीक है। अब मैंने कहा भाई विद्युत क्षेत्र तो ऐसे है, तो ठीक है भाई। अब आप ये देखिए इस विद्युत क्षेत्र में 0 डिग्री, मतलब ई तो ये है ही तीनों में, अब आप ये देखिए अगर मैंने प्लस यहाँ बना दिया, माइनस यहाँ बना दिया, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसकी दिशा कहाँ, इधर। पी और ई की दिशा कितनी हुई, 0 डिग्री। तो आप ये बताओ कि इस पे बल क्यू ई लगेगा और इस पे विपरीत दिशा में क्यू ई लगेगा, तो अब ये क्यों हिलेगा। जब मैंने इसको उठाया ऊपर छोड़ दिया तो वापस उसी जगह पे आ जाएगा। मैंने इसको अगर मान के चलो यहाँ से उठाया, देखो इस पे क्यू ई बल इधर लग रहा है, इस पे क्यू ई बल इधर लग रहा है, तो ये घूमेगा तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इनकी क्रिया रेखा क्या हो गई, क्रिया रेखा एक ही हो गई, क्लियर। अब मैंने इसको यहाँ से उठाया, मैंने इसको जैसे यहाँ से उठाया तो क्या होगा, थोड़ा सा उठाया थीटा कोण पे तो वापस बल लग के वापस नीचे आ जाएगा। मैंने अगर इसको नीचे उठाया तो भी ये वापस क्या करेगा, वापस उसी जगह पे आने की कोशिश करेगा। तो ये जो साम्यावस्था है वो कैसी है, स्थायी साम्यावस्था है। मतलब इस अवस्था में आने के बाद अगर आप आवेश को थोड़ा सा भी मूव करोगे, थीटा कोण पे अल्प विस्थापन दोगे, तो आवेश वापस अपनी जगह पे आ जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री मान के चलो प्लस है माइनस है, इस पे बल लगेगा QE और इस पे बल लगेगा माइनस का QE या QE, तो क्या होगा, ये घूमेगा, तो इस पे बल आगुण अधिकतम लगेगा। इस स्थिति में अधिकतम लगेगा, क्या लगेगा, अधिकतम लगेगा, क्योंकि बिल्कुल उसके लंबवत खड़ा है। तो इस स्थिति में बल जो लगेगा कैसा लगेगा भाई, अधिकतम लगेगा भाई, पूरा घूमना पड़ेगा इसको 90 से 0 तक। क्लियर, ठीक है, इसको बार बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। और मान के चलो माइनस इधर है और प्लस इधर है, तो अब क्या है, विद्युत विद्युत की दिशा तो ये हो गई और ई की दिशा ये हो गई, दोनों दिशाएं विपरीत है, 180 डिग्री है। अब इसको नहीं छेड़ोगे तो ये साम्यावस्था है। साम्यावस्था का मतलब होता है कि वो वहाँ पड़ा है। साम्यावस्था का मतलब आप समझ रहे हो, संतुलन अवस्था। तो इसको नहीं, ये भी साम्यावस्था है, वो भी साम्यावस्था है, लेकिन ये स्थायी है, मतलब इसको आप हिलाओगे तो भी वहीं आएगा। लेकिन वो साम्यावस्था कैसी है, अस्थायी साम्यावस्था है। मतलब आपने इस आवेश को इस स्थिति से हिलाया, मान के चलो आपने थोड़ा सा ये दे दिया प्लस ऐसे करके माइनस, तो क्या होगा, इस पे बल लग जाएगा QE, इस पे बल लग जाएगा इधर QE, और ये पूरा रोटेट होके पूरा रोटेट होके पूरा रोटेट होके इस अवस्था में आ जाएगा। बल लगेगा, देखो एक बार ध्यान से, मैंने आपको बताया कि माइनस इधर है प्लस इधर है, क्लियर। लेकिन जैसे ही अभी ये साम्यावस्था में, क्यों साम्यावस्था में, क्योंकि इस पे बल लग रहा है, बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं क्लास। इस पे बल लग रहा है QE इधर और इस पे बल लग रहा है इधर, तो नेट बल तो 0 है, नेट बल 0 है, इसका मतलब साम्यावस्था होती है। साम्यावस्था क्या होती है बताओ भाई, साम्यावस्था होती है, क्या होती है, साम्यावस्था होती है F नेट बराबर 0, नेट बल 0 होता है। क्लियर, मतलब वस्तु जो है, वैसे साम्यावस्था, मेरी बात सुनो, साम्यावस्था का मतलब होता है कि वस्तु पे नेट बल 0 है, टॉर्क नेट 0 है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है, मैं आपको बता दूं, 4 केस होते हैं। क्या होते हैं, एक बार दोनों 0, एक बार दोनों नॉन 0, एक बार ये 0 ये नहीं 0, और एक बार ये नहीं 0 और ये 0। 4 अवस्थाएं होती है, उससे साम्यावस्था चेक की जाती है। यह अगली कक्षा में अपन विस्तृत से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही कि इस पे बल जो है, दोनों पर ऐसे बल लग रहे हैं QE QE, तो अभी तो ये इसको छेड़ोगे नहीं, तब तक तो साम्यावस्था में है। लेकिन जैसे आपने इसको छेड़ के थोड़ा सा विस्थापित किया, अल्प विस्थापन दिया, तो ये पूरा का पूरा घूम के और इस अवस्था में आ जाएगा, इस अवस्था में, प्लस पूरा उधर चला जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। तभी इसको क्या बोला, अस्थाई साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था का मतलब है वो स्थायी है, अगर थोड़ा सा हिलाओगे तो वापस वहीं आएगा। अस्थायी साम्यावस्था का मतलब है कि थोड़ा सा हिलाओगे तो वह अस्थायी साम्यावस्था से स्थायी साम्यावस्था की ओर चला जाएगा। इसी के साथ बच्चों यह चैप्टर समाप्त हुआ। किसी भी प्रकार का डाउट है तो अगली कक्षा में अपन डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज करिए बिंदास, 958615, इस पर आप मुझे मैसेज करिए। कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप, कोई भी सवाल हो। अगली कक्षा में ये चैप्टर समाप्त हो गया, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, किताब के पीछे के सवाल करेंगे और फिर अगला चैप्टर उसी प्रकार शुरू करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के बारे में बताएं, ताकि कोरोना काल में बच्चों की बाधित हो रही पढ़ाई में बच्चे उत्साह से अच्छी पढ़ाई करके और अपना परिणाम में जो है वृद्धि कर पाएँ। और क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा महीने गैप आएगा तो क्या होगा, पुराना सब भूल जाओगे 11वीं का। जब 11वीं का सब भूल गए तो 12वीं का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 11वीं बेस है 12वीं का। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।